अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वालेकुम इस वक्त हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और सॉरी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पीएसटी। और पीएसटी के अंदर बेसिकली हमने लास्ट टाइम जहां से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर में आपको जब बताया जाएगा इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। तो पीएसटी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स आपको मैंने सारे लिखवाए थे स्टार्टिंग के अंदर, आपको याद होगा ये सारे चैप्टर्स थे हमारे। ठीक है जी। फिर हमारे उर्दू में ये सारे चैप्टर्स के नाम। अच्छा, कुछ है तो स्क्रीनशॉट ले ली इसका। अच्छा जी, पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार और सुन लें पेपर पैटर्न। कुछ बच्चों को शायद याद ना हो कि देखें पेपर पैटर्न इस तरह से होता है। टोटल 50 नंबर का ये पेपर होता है, 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी होता है 25 नंबर के लिए। ठीक है जी। इसमें 5 सवाल करने होते हैं, 5-5 नंबर का एक सवाल होता है। सेक्शन सी जो होता है उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, हर सवाल एक 7.5 नंबर का होता है। इस तरह ये पूरा पेपर 50 नंबर का होता है। ठीक है जी। फिर हमने बात शुरू की थी टाइम में पाकिस्तान की। आपको बताया था बुद्धिज्म होता है जी, 4 अहम कास्टें होती हैं इनके अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये इनके उर्दू में और इंग्लिश में नाम आपके सामने है। इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम जब आया तो इन लोगों के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया उस वक्त की इंसानियत के अंदर। उन लोगों में एक इनकलाब आ गया, उनको एक नई राह हमने दी कि भाई किस तरीके से आपको दरअसल ज़िंदगी गुजारनी जो है ना चाहिए। एक नया सिस्टम उनको हमने बताया। ठीक है जी। तो एक बड़ा जो है ना रोल प्ले हुआ है बाय द हेल्प ऑफ इस्लाम इस पूरे खत्ते के अंदर। अच्छा, उस्मान भाई की आवाज़ खुली हुई है। चले मैं बंद करता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के असरात। ठीक है जी। फिर एक ये हमारी जंग हुई, इसके बारे में भी हमने बात की थी। अच्छा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, शायद मैं कोशिश करता हूँ भाई चल थोड़ी सी वीडियो देखिएगा। आई होप कि चल जाए। अगर नहीं चलती तो हम इसको वो कर देंगे ना। मतलब चलनी चाहिए थी पूरी यार ये।
जी, ये वीडियो देखी है आपने? अच्छा, आगे चलते हैं, 1 मिनट ना। तो पाकिस्तान जो बना बेसिकली यकीनन एक बहुत ज्यादा कुर्बानियां देने के बाद ये बना। असल में क्लास में मल्टीमीडिया नहीं था हमारी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट दोबारा की थी कि हमें मल्टीमीडिया दिया जाए। पाकिस्तान बनने से पहले जो मुसलमानों की हालत थी उसके ऊपर भी एक नज़र आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से ये वीडियोस आपको नजर आ रही हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको, ये वो शुहदा है, 50 लाख शुहदा थे जिन्हें पाकिस्तान बनते वक्त शहीद कर दिया गया। तकरीबन 50 लाख लोगों को शहीद किया गया। ठीक है जी। ये कुछ तस्वीरें हैं उसकी। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, आज मैं आपको बेसिकली जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद जिन बुनियादी मसाइल का हमें सामना हुआ। अब देखें, ये 2 मैप्स हैं आपके सामने। एक जो है वो बरतानिया का है जो ब्रिटिश इंडिया था, और एक है इस वक्त जो 1971 में पाकिस्तान रह गया। बेसिक मैप्स ऑफ पार्टीशन, ये बड़ी मुश्किलों से निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं तो वो चैट में आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। चैट का ऑप्शन मैंने खोला हुआ है। तो हुआ ये कि भाई मुसलमान अक्सरियत जहाँ है वहाँ पर पाकिस्तान, और जहाँ पर हिंदू अक्सरियत है वहाँ पर इंडिया बनेगा। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था जिसको डिवाइड होना था वो आपके सामने। ठीक है जी। अब इंडिया को काट के मुख्तलिफ मुल्क बनाए गए। सिर्फ जो ब्रिटिश इंडिया था उसको काट के 2 मुल्क नहीं बने, बल्कि 2 से ज्यादा मुल्क बनाए गए। चलिए आपको दिखाते हैं अभी आगे। और अच्छा जी, आगे चलें। अब बुद्धिज्म, हिंदू, इन लोगों के बारे में बात हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये इसका जिक्र नहीं कर रहा। मशहूर हिंदू राजा दाहिर बुद्ध मत के मानने वालों पर इंतहा मुजालिम करता था। बुद्धिस्ट भी परेशान थे यहाँ पर ना हिंदुओं से। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। इम्पैक्ट। अब जो मैं बता रहा हूँ आप देखें, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बताता हूँ। 1 मिनट, चैट पढ़ लूँ। शो नहीं हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा बेटा? महाजुबैर कह रही है शो नहीं हो रहा। क्या आप लोग देख रहे हैं जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ? शो हो रही है ना आपको? जरा चैट में कंफर्म कीजिएगा। भाई हुआ क्या, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में क्या है कि भाई सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और उनको परमिशन किसने दी ईस्ट इंडिया कंपनी को पाकिस्तान में करने की? यानी कि इस इंडिया के अंदर मुसलमानों की जब हुकूमत थी तो किसने उनको इजाज़त दी कि वो आकर यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करें? तो वो इजाज़त देने वाले जहांगीर, शहनशाह जहांगीर थे। उन्होंने उनको वेलकम किया, और उसके बदले में उन्होंने क्या वसूल किया था? कुछ इनामात
कुछ गिफ्ट्स, तोहफे और कुछ कनीजें, जो अंग्रेजी कनीजें, गोरी, वो आई थी उनकी कनीजी। इसके बदले में उन्होंने क्या करा, इजाजत दे दी, लो भाई काम करो। तो ये सबसे बुरा जो था वो इम्पैक्ट था। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा जो है ना वो करता हूँ। क्या वीडियो भी आपको नजर नहीं आई? लो, इतनी देर मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। दो भाई 1 मिनट ना, मैं करता हूँ दोबारा से। मैं दोबारा जो है ना स्टॉप शेयर करके दोबारा रीशेयर करता हूँ। आई थिंक पहले इसको चलें दोबारा दिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है ना आई। दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको चीजें नजर आए फिर आप मुझे बताइएगा। फिर तो शेयर मारता हूँ भी आपसे। जी, अब नजर आया? कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब देखिए, मैं यहाँ से तो खुली भी, अब हो सकता है कोई मसला हो कि आवाज नहीं आ रही। चलें बहरहाल, ये वीडियो थी एक ना, इसमें इस वीडियो में वो चीजें कैप्चर की गई हैं जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हो रहा था। जो कुछ हो रहा था वो इसमें दिखाया गया है। अच्छा, आवाज जिसके पास आ रही है वो जरा कंफर्म कीजिएगा। स्लाइड की नहीं आ रही। चलें ठीक है, बस हम आगे बढ़ते हैं ना। स्टॉप वीडियो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आज जो मैं पढ़ाना चाहता था वो ये है आपका माउंट बैटन मंसूबा तकसीम हिंद 3 जून का। क्या आपको नजर आ रहा है जो लिखा हुआ उर्दू में? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। माउंट बैटन का तकसीम हिंद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरेस्टिंग भी। इसमें बिल्कुल क्लियर मैंने जो है ना चीजें पॉइंट पॉइंट जॉट डाउन करके लिखा है, ताकि बहुत ज्यादा खांसी हो रही है वैसे मुझे थोड़ी सी। अच्छा सुने, माउंट बैटन का तकसीम हिंद क्या था? आबादी से कतई नजर तहसीलों और इजला की मनमानी तकसीम महज पंजाब तक ही महदूद नहीं थी। बंगाल के जिला मालदा में मुसलमान मामूली सी अक्सरियत में थे, लेकिन इस जिले को तकसीम करके मालदा के कस्बे समेत बेशतर हिस्सा भारत को दे दिया गया। ठीक है जी। खिलना जिला में हिंदू आबादी 52% थी, लेकिन इसे मशरकी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो
मतलब ये था इसका, ये जो इसमें लिखा होता है इसका मतलब क्या था कि रेड क्लिफ आए थे जी। रेड क्लिफ एक सर थे, एक ब्रिटिशर थे। वो यहाँ आए थे कि भाई ये पूरा जो अभी मैंने नक्शा दिखाया था वो पूरा जो है इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम होना था। अब उसकी नाइंसाफी क्या थी ये मैंने देखें लिखा हुआ है। मुस्लिम अक्सरियत देखें कितनी है जी। मुस्लिम अक्सरियत 51% मुस्लिम्स हैं, ठीक है जी। शकरगढ़ किसको दे दिया? भारत को दे दिया। क्यों भाई? तहसील गुरदासपुर, गुरदासपुर मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा, वो भी दे दिया। बटाला मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा, वो भी इंडिया को दे दिया। ठीक है, 33% मुसलमान थे पठानकोट में, तो 33% पठानकोट देना चाहिए था ना, वो भी दे दिया। मुसलमानों की अक्सरियत की कुल 4 तहसीलें थी, उनमें 50.6% ऑन एवरेज मुसलमान थे, यानी कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे। ठीक है जी। तो वो किसको दे दिया गया? वो 50% से कम जहां गैर मुस्लिम थे, उसके बावजूद वो इलाका भारत को दे दिया गया, भारत को नवाजा गया। वो मतलब वो इलाका जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था। देखें हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था कायद आजम का और दीगर हमारे जो उस वक्त लीडरान थे, उनको जो एग्रीमेंट हुआ था वो इस बुनियाद पर हुआ था। अच्छा, मैं वीडियो ना जरा बेहतर करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम ये मैं निकाल के अलग से आपसे शेयर करूंगा ताकि आवाज भी आपको प्रॉपर आए। तो इससे पहले अब जरा कुछ तजुर्बा किया है, अगली बार फिर तजुर्बा करेंगे इंशाल्लाह। एक और भी कुछ वीडियोस बहुत सारी हैं मेरे पास जो दिखानी है आपको। तो भाई जहां पर मुसलमान अक्सरियत है उस पर पाकिस्तान बनना था, दरअसल ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बस नवाज दिया गया, उनको सारे इलाके उनको दे दिए गए, बस आंखें बंद करके जरा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना के दे दिया गया। अच्छा, अब देखें ये नक्शा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले कंफर्म करें ताकि ऐसा ना हो कि बाद में मसला हो। हाँ, नजर आ रहा है ना? ओके। अब मैं आपको देख, अब जरा इसको गौर करें। इंग्लिश में भी है बेटा, इंग्लिश में भी दिखाएंगे। अब देखें इंग्लिश में क्या है, ये वेस्ट पाकिस्तान, तो ये ईस्ट पाकिस्तान, ये देखें ना, ये वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वो तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी। अब देखें इसमें ना ये कलर्स के हिसाब से भी डिफाइन किया गया है। बरतानवी हिंदुस्तान की हदूद। अभी जो रेड लाइन इस पूरे में आपको नजर आ रही है, वो रेड लाइन क्या है? वो रेड लाइन ये है कि ये बरतानिया की पूरी हद है जिस पर पूरा बरतानिया काबिज हुआ। अच्छा जी। अब एक खास कलर से देखें भारत को रिप्रेजेंट किया गया। भारत कहाँ कहाँ था वो एक कलर से आ गया। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, जो ग्रीन कलर है, बेसिकली प्योर ग्रीन कलर है, ठीक है जी, वो था पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान, सिंध, केपी, ये सब ग्रीन है। अच्छा, वो रियासतें जो तकसीम में शामिल नहीं हुई उनको ग्रे कलर से दिखाया गया, यानी कश्मीर, कश्मीर तकसीम में शामिल नहीं था। हैदराबाद, दक्कन तकसीम में शामिल नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, अब जहां जहां स्टार्स बने हुए हैं तो वहां फिरका वराना था साधु मुझे उस जमाने में। अच्छा, जहां पर ये वाला कलर देख रहे हैं आप, शोरिश ज़दा मकामात लिखे हैं, दंगे फसाद हो रहे थे वहां पर। पंजाब पूरा, पंजाब जैसे अब ये जो लाइट ग्रीन है वो पाकिस्तान में शामिल था, और जो दूसरा कलर आपको नजर आ रहा है ब्राउनिश, वो इंडिया में था। लेकिन ये दोनों इलाकों में एक दूसरे के इलाकों में घुस घुस के एक दूसरे को मारना पीटना वहां पर लगा हुआ था। द सेम थिंग वाज गोइंग ऑन ऑन मशरकी पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। वहां पर भी आपस में घुस घुस के एक दूसरे को मारा जा रहा था। ठीक है जी। तो ये सब ऐसी जो है ना अकड़ बकड़ कर करके एक दूसरे को मार रहे थे वो लोग। अच्छा, हिंदुस्तान और सिख की पनाह। अच्छा, कहीं कुछ जगह जहां पर हिंदुस्तान सिखों ने पनाह ली, कहीं हिंदुओं ने पनाह ली, कहीं मुसलमानों ने पनाह ली। अब ये एरोज देख रहे हैं आप, एरोज कुछ ग्रीन बने हुए हैं। ग्रीन जो एरो बने हुए हैं वो मुसलमानों की हिजरत को बता रहे हैं कि मुसलमानों ने कहां से कहां की तरफ हिजरत की। ठीक है जी। तो वो मुसलमान किसका रुख कहां से कहां था 1947 में, वो एरो बता रहा है ग्रीन वाला। जबकि हिंदू और सिखों की जो नकलो हरकत थी वो जो थी वो रेड एरो से बनाई गई है, कि हिंदू निकल निकल के उधर जा रहे थे, मुसलमान निकल निकल के उधर आ रहे थे। पूरा एक जमघटा लगा हुआ था, एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का पूरा सिलसिला मुसलसल चल रहा था। तो ये इसके जरिए बताया गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
रेड क्लिफ अवार्ड, ये है जी मिस्टर रेड क्लिफ। अब देखें इनकी तस्वीर के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला लिखा हुआ है, आई होप कि आपने देख लिया होगा कि ये रेड क्लिफ डिवाइडिंग अ लैंड ही नेवर न्यू, यानी कि ये वो जमीन तकसीम करने के लिए इनको भेजा गया जो कभी इन्होंने देखी नहीं, कभी इन्होंने समझी नहीं, और इनको भेज दिया गया। अब देखें इसमें ना अमृतसर दिखाया गया, जो अमृतसर बॉर्डर है इंडिया का और पाकिस्तान का। अब ये जो चार अभी बता रहा था ना मैं आपको, पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो ग्रीन इलाका जो हमें इसमें नक्शे में नजर आ रहा है, ये इस वक्त इंडिया का हिस्सा है, लेकिन इस पूरे खत्ते में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। तो ये पूरा खत्ता बेसिकली होना था पाकिस्तान के पास, लेकिन क्या हुआ जी, ये एक खत्ते की बात है, 4 जिलों की, इससे और बहुत सारे जिले, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान से ये अटैच था, उसके बावजूद ये हमें नहीं मिला, ये हुआ। अब इसके ऊपर क्या, रेड क्लिफ के ऊपर ये चार्ज है कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए उस जमाने में 6 करोड़ रुपए लिए उन्होंने 1947 में 6 करोड़ रुपए लिए माउंट बैटन और एडविना से, मतलब ये इनके आपस में ताल्लुकात हो गए थे, नेहरू ने ये ताल्लुकात इनके कायम करवाए थे, जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है जी। यानी इनको पैसे भी दिए गए, इनको और जो कुछ चाहिए था इनको दिया गया, और इस बुनियाद पर इन्होंने वो हिस्सा जो पाकिस्तान में शामिल होना था वो हिस्सा इंडिया को दे दिया। अब इंडिया ने तो रिश्वत से वहां पर काम लिया और अपने बड़े इलाकों को अपने अंदर घेर लिया, रिश्वत से काम लिया और दीगर चीजों से भी उन्होंने काम लिया, लेकिन हमारे लोग सीधे थे, कायद आजम लियाकत अली खान वगैरह, इन्होंने इस तरह की कोई जो सियासी चालें होती हैं वो इन्होंने नहीं चली, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, और यही वजह है कि पाकिस्तान फिर क्या हो गया, कट गया, जो हिस्सा हमारे अंदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। मुस्लिम लीग की बुनियाद डली, कांग्रेस बिकम हिंदू इंटरेस्ट पार्टी। मुस्लिम लीग की बुनियाद की वजह जो है ये थी कि जो कांग्रेस, द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों के लिए बेटा, कि सबसे पहले बुनियाद क्या थी कि देखें, जब जो कांग्रेस थी उसने सिर्फ हिंदुओं के फेवर की बात करना शुरू कर दी, कांग्रेस ने जब सिर्फ हिंदुओं के फेवर की बात करना शुरू कर दी, वहां से जो है ना ऐसा माहौल बन गया कि नहीं, जब वो हिंदुओं की वो जब हिंदुओं के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम भी तो फिर बात करेंगे ना मुसलमानों के इंटरेस्ट की। कांग्रेस में मुसलमान भी थे, लेकिन जब कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं की बात करना शुरू कर दी तो वहां से जो हमारे अपने मुसलमान थे उनको फील हुआ कि यार हम तो तन्हा हैं, हमारा पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इन्होंने बोला कि यार मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए, और फिर मुसलमानों की एक अलग पार्टी वजूद में आ गई। हिंदू वांटेड टू एलिमिनेट मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब हिंदू क्या चाहते थे कि मुसलमानों का कल्चर खत्म करो, मुसलमानों की सिविलाइजेशन खत्म की जाए। हिंदू मुसलमानों की तहजीब का खात्मा चाहते थे कि ये तहजीब ही खत्म हो जाए, कपड़े, ये सलाम दुआ, ये तरीकेकार, मिलना जुलना, त्यौहार, इनको खत्म करना है बस। उन्होंने टारगेट ये बना लिया था कि इनको फिनिश किया जाए। देखें किसी भी कौम को किसी भी कौम को फिनिश नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू फिनिश एनी any nation. Hindu wanted to eliminate Muslims. अच्छा, Muslims had only 2 options that convert into Hindu or leave India. और यानी कि ऐसे हालात हो गए कि मुसलमान या तो हिंदू हो जाएं या फिर हिंदुस्तान छोड़ दें। यानी एक जगह जहां पर आपके दादा परदादा और उनकी आबाओ अजदाद जहां पर रहे हों सैकड़ों सालों से, ठीक है जी, सैकड़ों सालों से जो लोग हैं वहां पर रह रहे हों, और उसके बावजूद जो है, उसके बावजूद अब वहां से जाने का वक्त आ गया, ठीक है जी। अब ये कहा जाए कि नहीं भाई आप ये इलाका छोड़ के चले जाएं, देन व्हाट विल हैपन? ऐसे मतलब मेरे आबाओ अजदाद इस जमीन पर आए और अब मैं इस जमीन पर नहीं रह सकता, मुझे मेरा मजहब छोड़ने का कहा जा रहा है, यानी कि कितना जो है वो टॉर्चर वाला एनवायरमेंट बना दिया गया था मुसलमानों के लिए, ठीक है जी।
कांग्रेस डिड नॉट वांटेड टू सी मुस्लिम्स प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस मुसलमानों की खुशहाली के खिलाफ थी कि किसी भी सूरत मुसलमान खुशहाल नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को रगड़ के रखा जाए और इनको कभी भी पनपने का मौका ना दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, दिसंबर 1906 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब ये सारी बातें, बहुत सारे मुसलमानों को जब ये सारी बातें फील होने लगी, महसूस होने लगी कि यार ये तो हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ है और ये लोग तो हमें तबाह करने के दर पर हैं और ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इनको ख़त्म किया जाए मुसलमानों को, तो उन्होंने कहा कि अब हमें यूनाइट होना पड़ेगा। वहाँ के मुसलमानों ने सोचा कि नहीं, अगर अब भी अगर यूनाइट नहीं हुए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इन्होंने एक नई तहरीक और नई पार्टी बनाई जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पड़ा और ये 1906 में हुआ। तो ये कुछ स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये बनी। ठीक है जी। 1886 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब देखें इसकी कुछ बैकग्राउंड क्या था। एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, सर सैयद अहमद खान ने बनाई। 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह प्रेसिडेंट। तो ये नवाब सलीमुल्लाह और नवाब वक़ारुल मुल्क जो प्रेसिडेंट थे फॉर शॉर्ट टर्म देनार खान। ठीक है जी। क़याम इंडिया मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ? नवाब सलीम साहब के घर पर हुआ और नवाब मोहसिन मुल्क को इसका प्रेसिडेंट सदर बनाया गया। यानी कि एक घर की पार्टी थी, एक घर में बनी, एक घर में, चार दीवारी में। जैसे वैसे तो बताऊं कि एमकेएम भी रईस अमरोही के घर पे बनी थी, एमकेएम। लेकिन पहले ना आपने देखा कैसा उसका नाम पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में एमकेएम का मशहूर हुआ, भारत। तो ये जो पार्टी थी बेसिकली इंडिया और ये नवाब सलीम साहब थे, उनके घर पर बनी और मोहसिन मुल्क भी उस इजलास में मौजूद थे। 4-6 लोग बड़े बड़े नवाब थे ना, वो मिले, नहीं यार हमें मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। जज्बा था उनके अंदर, जज्बा ईमानी भी था उनके अंदर। और वो लीडर ऐसे नहीं थे जैसे आजकल हमारे अपने लीडर होते हैं। अच्छा जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया जब डिवाइड हुआ तो देखें श्रीलंका बन गया, और अभी मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा और डिटेल आपको सब नजर आएगी। पहले तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका बना था, फिर वो और फिर बांग्लादेश बन गया और फिर हैदराबाद दक्कन नहीं था उसमें, बाद में हैदराबाद दक्कन शामिल हुआ। ठीक है जी। हैदराबाद दक्कन पर उन्होंने कब्जा किया। अगर उन्होंने गेम किया, नहीं तो हैदराबाद दक्कन भी पाकिस्तान होता, क्योंकि वहां तो मुसलमान अक्सरियत थी। पहले उन्होंने पाकिस्तान को अलग किया, 1 साल बाद उन्होंने बोला अच्छा जी हैदराबाद दक्कन वालों अब कहाँ जाओ। समझ में आ रही की बात? तो उन्होंने पूरा सियासी एक गेम हो गया हमारे साथ। हमें जितना पाकिस्तान मिल रहा था उसका आधा भी हमें नहीं मिला है ना, तो बस नेपाल इंडिया में नहीं था। अच्छा, वाई लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपका जवाब देता हूं मैं। देखें सियासत थोड़ी खांसी जो है ना वो ज्यादा हो रही है काफी अचानक से। तो भाई बात ये कि मुस्लिम्स के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना था, और सियासत का उसूल यही है कि जो इस वक्त आपका सबसे बड़ा है ना उससे आप अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि उस पूरे खत्ते में जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ब्रिटिशर्स थे। अगर आपको उस जगह पर सरवाइव करना था तो आपको ब्रिटिशर्स से ताल्लुकात रखने थे। अगर आप ब्रिटिशर्स से ताल्लुकात नहीं रखते तो आप वहां पर सरवाइव ही नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम जो है ना, जो वहां पे ब्रिटिशर्स थे उनसे अच्छे ताल्लुकात रखें। तो लॉयल्टी उनको दिखाएं कि हम आपके मुखलिस हैं, हम आपको भगाना नहीं चाह रहे। भाई आप हमें भी पालो, जैसे आप हिंदुओं को पाल रहे हो, उनको तालीम दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो। हमारे भी बच्चों को मुसलमानों को अकाला इन्होंने कहा हमारे बच्चों को भी रोजगार दे दो, तालीम दे दो, हम भी आपके खैरख्वाह बन जाएंगे। आप करो हुकूमत, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। असल में अंग्रेजों को ही लग रहा था कि मुसलमान हमसे हुकूमत छीन लेंगे, जबकि अब मुसलमानों में तकरीबन दम खत्म हो चुका था। जब दम खत्म हो चुका है सब कुछ, तो भाई अब तो आपके पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना। भाई ये व्हाइट फ्लैग जो होता है सरेंडर का, ये क्यों होता है? देयर इज अ रीजन। खैर,
तो हमें मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, और मुस्लिम्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकते थे जब तक हम अपनी लॉयलिटी शो ना कर दें। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो लॉयलिटी हमें शो करनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और बाकी नेशंस को भी, कि हम किसी से भी इख्तलाफ नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो मुसलमानों के हकूक की हिफाजत, ब्रिटिश के साथ अच्छे ताल्लुकात, और हिंदुस्तान में रहने वाली दूसरी कौमों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है जी। मुस्लिम लीग गॉट रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग इट्स सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड इन 1909 रिफॉर्म्स। मुस्लिम लीग की बड़ी कामयाबी क्या थी कि जिसकी वजह से 1909 में मोरले मिंटो इस्लाहात में मुसलमानों का मुतालबा कबूल होना। भाई हमने कहा कि भाई इस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। हमने कहा हम अपनी पावर आपको दिखाएंगे, आप इलेक्शन तो करें। मुस्लिम लीग को 1909 तक तो एक पार्टी माना ही नहीं जा रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है। इसको पॉलिटिकल पार्टी कब माना गया? कि जब इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में नहीं गया, फिर इलेक्शन हुआ 1909 में, मुतालबा इनका कबूल हुआ, और इलेक्शन जो हुआ उसमें पता चला अच्छा जब 1909 में एक तो उन्होंने अपनी जौहर दिखाए ताकत के ना, अपना अल्लाह भला करे मुस्लिम लीग ने। इसके बाद क्या हुआ? एक लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। इसमें भी बड़ा जो है ना बड़ा इसमें अच्छा हुआ, एक और पावर शो हुआ, ये कहते हैं पावर शो, वो हुआ लखनऊ पैक्ट के अंदर। एफर्ट फॉर कायदे आजम फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है जी। बेटा चैट का ऑप्शन मौजूद है, कोई भी सवाल करना आप कर सकते हैं। एफर्ट्स ऑफ ग्रेट कायदे आजम फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश। कायदे आजम की काविश थी कि मुसलमान और हिंदू मिलकर ब्रिटिश का मुकाबला करें। कायदे आजम ने कोशिश करी कि हिंदू मुसलमान एक होकर एक बड़ी ताकत बनेंगे ताकि हम सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं। क्योंकि देखें, हिंदू यहीं के रहने वाले, मुसलमान यहीं के रहने वाले, गैर कौन, बाहर से कौन आया हुआ? अंग्रेज। तो भाई हम तो आपस के फड्डे हमारे तो चलते रहेंगे, क्योंकि हम तो जा ही नहीं सकते यहाँ से, हम तो बहुत ज्यादा तादाद में थे। लेकिन जा कौन सकता था? जा सकते थे अंग्रेज। तो सबसे पहले अंग्रेजों को किक आउट किया जाए। अब अंग्रेज कमजोर भी हो चुके थे वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है ना। कायदे वॉज द मेंबर ऑफ बोथ पार्टीज। कायदे दोनों पार्टीज में थे उस वक्त। कायदे दरअसल कांग्रेस में थे 1916 तक, और इधर जो है वो मुस्लिम लीग में भी उनसे मोहब्बत थी, क्योंकि वो मुसलमान थे और एक बहुत बड़े लॉयर भी थे, बैरिस्टर थे। ठीक, हिंदू मुस्लिम शुड रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, और वो चाहते थे कि बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आपस के भड्डे, उनको क्या किया जाए। नेहा का सवाल क्या था? अच्छा नेहा बेटा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, उसके लिए मुझे मैप दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, अभी देता हूँ आपका जवाब। अच्छा और कांग्रेस ने फिर उसको कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है जी, इलेक्शन करवा लो। 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल असेंबली भी एक्सेप्ट कर ली गई हमारी, कि ठीक है जी, आपकी 1/3 मेजोरिटी होगी उसके अंदर। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप। एक सवाल आया, उसका जो मैं जवाब दे रहा हूँ, बस आखिरी बात है कि देखें, ये देखें जी, कुछ और कंट्रीज भी बने। ये ब्रिटिश इंडिया ये था पूरा, ठीक है जी। ये नेपाल है और ये भूटान है, और ये अलग था, ये अफगानिस्तान अलग था, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था। अब जब बना तो ये हिस्सा पाकिस्तान बना, और फिर ये हिस्सा इंडिया में आ गया, ये बांग्लादेश अब हो गया, और ये दीगर कंट्रीज हैं। ये जो है ना, ये पहले था ये बरतानिया का था, ये दीगर कंट्रीज हैं, इनके नाम इधर मेंशन नहीं। ये श्रीलंका है, ठीक है जी। तो और भी कुछ कंट्रीज बने। अब इतने सवाल कर रहे हो, 1 मिनट रह गया क्लास में। अच्छे सवाल है वैसे। चल इंशाल्लाह इन बातों के अगली क्लास में इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। यहीं से हम अपनी बात अगली क्लास में शुरू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अल्लाह हाफिज़।